नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 मई 2021 और यहां पे 22 मई 2021 यानी सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब का 117वां एपिसोड में यानी 117 एपिसोड में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन सारे लोगों के सवालों पे अपना व्यू लेकर मैं हाजिर हूँ। तो एक एक करके देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से। उन सारे लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए। जिन्होंने प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं किया उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी वो वीडियो पूरा देखें तो हो सकता है उनके भी क्वेरी का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से। आप वहाँ पर फिर एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो लाइव मार्केट में वहाँ पे भी कॉल मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, किनका क्या व्यू है और क्या क्वेरी और उस पर मेरा क्या व्यू हो सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ व्यू बताऊँगा। ट्रेडिंग डिसीजन और उस पर आपका पूरा निर्णय आपका अधिकार होगा। कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है और मेरा क्या व्यू उस पर बन सकता है। सबसे पहला सवाल संबित कुमार जेना जी ने भद्रक उड़ीसा से पूछा है कि मैं दीपक फर्टिलाइजर, अच्छा उन्होंने दीपक फर्टिलाइजर लिया हुआ है, बाय प्राइस 150 लॉन्ग टर्म के लिए। आगे मॉनसून आ रही है, क्या ख्याल करना है, ऐड करना है या प्रॉफिट बुक करना है? बंधन बैंक अभी ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? बिल्कुल, बंधन बैंक भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बंधन बैंक काफ़ी नीचे के लेवल पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। और जैसा कि बैंक निफ्टी में मूव आया हुआ है तो बंधन बैंक आप ज़रूर ले सकते हैं। अब भाई रही बात दीपक फर्टिलाइज़र, इस पर मैंने कॉल दिए हुए थे दीपक फर्टिलाइज़र पर। आपको पता है, शायद आपने उसी की वजह से लिया हो मेरे ख्याल से। अगर आपने लिया है तो मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी नीचे के लेवल से बंधन ये दीपक फर्टिलाइज़र मैंने दिया था, यही 196 या 150 के आसपास ही दिया था। और वहाँ से देखिए स्टॉक्स ने 300 तक का हाई लगा दिया। अभी मैं कहूँगा कि आप दीपक फर्टिलाइज़र में प्रॉफिट बुक मत करिए। अगर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो पूरी क्वांटिटी मत निकालिए। 50% आप बुक कर लीजिए या 60% बुक कर लीजिए और 40% क्वांटिटी को आप होल्ड करके चलिए या स्टॉप लॉस को 280 के पास लेके आके रख दीजिए। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा दीपक फर्टिलाइज़र में, ताकि आप इसके और भी आने वाले गेन का मज़ा ले सकें। तो 50 to 70% क्वांटिटी ज़रूर बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो इन्वेस्टमेंट आप निकाल लीजिए, समझ रहे हैं? उतना क्वांटिटी सेल करिए जितना से आपका इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाए संबित जी, और आपके अकाउंट में वापस आ जाए। बाकी आप उसको होल्ड करके रखिए। बंधन बैंक बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। बंधन बैंक काफ़ी नीचे के लेवल पे अवेलेबल है। मैं तो कब से बंधन बैंक को रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि भाई आप बंधन बैंक पे नज़र रखिए, काफ़ी नीचे के लेवल पे है। 300 एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो देन और अच्छे मूवमेंट दिखाएगा। हालांकि जो इसका लेवल था वो लेवल कंप्लीट हो चुका है। देखिए नीचे 280 से सपोर्ट लेके घुमा है, तो ये अपना काम कर चुका है। अब जो भी रास्ता खुलेगा इसका ऊपर के लेवल का खुलेगा, तो बंधन बैंक आप ज़रूर पोजिशन बना सकते हैं। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूँगा और अगला सवाल है भोजपुर बिहार से मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, मैंने रिलायंस का 2000 का पुट ऑप्शन बाय किया है 27 मई के एक्सपायरी का, आप ओपिनियन बताइएगा। सर आपने पुट बाय किया, मैंने कॉल बाय करके प्रॉफिट बना के एग्जिट भी हो गया पिछले एक्सपायरी को। मैंने रिलायंस का 1960 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था वही 27 या 28 के आसपास में, और उसको मैंने 50 में सेल कर दिया। ठीक है, तो अच्छे मूवमेंट मिले मुझे रिलायंस के कॉल ऑप्शन में। अब रिलायंस को आपने पुट ले लिया, ये थोड़ा प्रॉब्लम है सर। रिलायंस देखिए अभी आप जैसा कि देख रहे हैं सारे सेक्टर में, जैसे कि अभी निफ्टी को ही लेके चलते हैं, निफ्टी में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। और ये निफ्टी में जो ब्रेकआउट आता है ना, तो बिना रिलायंस के हेल्प के नहीं आता है सर। आप इस बात को फील करेंगे। रिलायंस भी इस इंडेक्स का बहुत बड़ा लीडर है, तो जब ये रिलायंस चलता है तो हमारा मार्केट भी ऑटोमेटिक चलने लगता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे मार्केट को खींच के भी लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है रिलायंस ने 2000 का आपने पुट ले लिया है, और अगर इसने 2020 के ऊपर निकल गया रिलायंस तो आपके पुट में परेशानी हो जाएगा, आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करिए कि रिलायंस मंडे के दिन 1980 के नीचे आ जाए तो बेहतर है, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये 2010 या 20 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर रिलायंस का पुट आपको प्रॉब्लम देने लग जाएगा, लॉस हो जाएगा।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सर। मेरा व्यू थोड़ा निगेटिव है आपके पुट पर, और रिलायंस पे पॉजिटिव है, यानी कि रिलायंस अपसाइड में जाने को तैयार बैठा है। काफ़ी दिनों से रिलायंस नीचे की तरफ में सस्टेन कर रहा था, वहाँ से वो मूवमेंट किया है। तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस को होल्ड पकड़ के रखिएगा। 2020 के ऊपर निकलेगा, आप अपना पुट ऑप्शन से एग्जिट कर जाइएगा। आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल संजय सिंह साहब ने अलीगढ़ यूपी से लिखा है कि नमस्ते सर, क्या हम मंडे को वेलस्पन कॉर्प में बाय पोजीशन बना सकते हैं और एसबीआई में भी? देखिए, ये आप इंट्राडे के रिगार्डिंग संजय जी बार बार पूछ लेते हैं। मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि सर ये इंट्राडे के लिए तो ऑलरेडी मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। 3 स्टॉक्स बाजार हाट पे देता हूँ, 3 स्टॉक आके ट्रेडिंग पे देता हूँ, 6 स्टॉक तो ऑलरेडी मैं देता हूँ। वेलस्पन कॉर्प जो है और ये एसबीआई का मैं बैंकिंग वाला स्टॉक्स में एनालिसिस करके मैं बोल ही देता हूँ कि किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। तो कृपया अगर आप होल व्यू रखना चाहें तो ठीक है। इंट्राडे के लिए करेंगे तो इंट्राडे के लिए तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो इंट्राडे के मैं मंडे या इस तरह से नहीं बताता। हाँ, एक प्राइस में बता सकता हूँ कि किस प्राइस पे आपको वेलस्पन कॉर्प में लेना चाहिए। अब ये चूंकि कॉर्प कंपनी है, मतलब अनाज वाला है, आप समझिए, तो इसको जब तक ये 150 ब्रेक नहीं करे, जब तक ये 150 ब्रेक करे, पोजीशन बनाना मुश्किल होगा। 150 के ऊपर निकलेगा, देन 152 154 तक के टारगेट आपको वेलस्पन कॉर्प दिखा सकता है। एसबीआई, अब इंट्राडे के लिए आप फिर पूछ रहे हैं, मैं इंट्राडे पे एसबीआई को नहीं देखता, मैं कभी नहीं देखता। मैं ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मान के चलता हूँ कि एसबीआई क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। इन्वेस्ट करिए, नीचे लेवल पे गिरा बाय करिए, ऊपर देखिए अगर किन्होंने 320 के आसपास भी बाय किया होगा तो आराम से 400 का तक, यानी कि 80 पॉइंट तो यहाँ से उनको मिल गए, है ना, मिले कि नहीं मिले। तो ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है एसबीआई। दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे। मुझे इंट्राडे में ये कभी पसंद नहीं आता। ये सारे ये जो स्टॉक है ना सरकारी, ये मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से बढ़िया लगता है। पीएनबी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाय ऑन डिप, जितना डिप गिरे पीएनबी को बाय कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अभी देखिए एसबीआई अगर जब 405 या 6 को ब्रेक करेगा अगर, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 410 से 15 तक जाने के चांसेस बनाएगा एसबीआई। तो मंडे को आप नज़र रख के चल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, ये मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है मृत्युंजय बनर्जी साहब ने बर्धमान वेस्ट बंगाल से लिखा है। देखिए, देश दुनिया के अलग अलग कोनों से सवाल आते हैं, अलग अलग जगह से सवाल आते हैं, अलग अलग लोगों का विचार जानने को मौका मिलता है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई यूपी से है तो कोई बंगाल से है, कोई कर्नाटक से, कोई केरल से, कोई उड़ीसा से, बेहतरीन लगता है। चलिए आगे बढ़ूंगा। मृत्युंजय बनर्जी साहब का बर्धमान वेस्ट बंगाल से सवाल लेना चाहूँगा। लिख रहे हैं सर, हम कुछ स्टॉक परचेज किए हैं, उसका एसएल एंड टारगेट सेट कर दीजिए और टेल मी द चॉइस लेवल ऑफ परचेज इज राइट और रॉन्ग। अच्छा, हिंद यूनिलीवर, क्विस कॉर्प, सुप पेट्रो और टाटा कंज्यूमर इन्होंने लिया है इस अलग अलग प्राइस पे। थैंक यू सर, आपका यूट्यूब से बहुत कुछ लर्न कर पाते हैं। चलिए वेलकम। कोल इंडिया में हमको भी प्रॉफिट मिला। अच्छा, कोल इंडिया जो मैंने आप बार बार बताता था कि 37 के ऊपर जाएगा तो, है ना, बट आई थिंक दैट हाउ कैन यू नो दैट आफ्टर 37 द स्टॉक इज बूम। ग्रेट सर, ऐप का आपका रिकमेंडेशन से पीएनबी हर एक लेवल पे परचेज किया, थैंक्स अगन। हाँ, मतलब कोल इंडिया 137 के ऊपर, मैं बार बार 137 की 237 था, 137 है ना, तो मैं बार बार कोल इंडिया में अपने मेटल स्टॉक्स एनालिसिस में बताता था कि भाई जब तक ये 137 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाना। और जैसे 137 के ऊपर निकला वो 160 का तुरंत इसने टारगेट अचीव कर दिया। तो ये चीज़ें कैसे पता चला? क्या है मृत्युंजय जी, सारे चीज़ें आपको एनालिसिस से और चार्ट रीडिंग से पता चलता है। क्या होता है? एनालिसिस और चार्ट रीडिंग। जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ को, आप देखिए अगर आप जासूसी करते हैं किसी व्यक्ति का तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है ना, कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, रोज़ क्या करता है, किस टाइम क्या करता है ना। तो एनालिसिस एक तरह का क्या है ना, जासूसी है। ठीक है, किसकी जासूसी है? तो चार्ट की जासूसी है। चार्ट में क्या होता है? स्टॉक्स होता है। तो ये बिल्कुल समझिए जासूसी किया जाता है कि किस लेवल पे ये कैसा रिएक्ट करता है, किस प्राइस पर ये कैसा रिएक्ट आता है, पिछले बार कैसा रिएक्ट होता है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस से आपको पता चल जाता है सर। तो आपको वो करना पड़ेगा, तभी आप भी जान पाएंगे। आपने प्रॉफिट बनाया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और पीएनबी, चूँकि मैं हर बार कहता हूँ जब भी डीप मिले पीएनबी में बाय करिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हमेशा पीएनबी में प्रॉफिट आते होंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहते होंगे पीएनबी में, क्योंकि ऐसा ये स्टॉक है, ज़्यादा देर नीचे रहता नहीं, फिर ऊपर आ जाता है, फिर डिप मिलता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो चलिए, अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो अच्छी बात है। अब हम आपके लेवल की बात करें, हिंद यूनिलीवर, क्विस कॉर्प, सुप पेट्रो और टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक्स मेरे लिए थोड़ा नया है, इसको मैं चेक करना चाहूँगा। पहले हिंद यूनिलीवर का प्राइस
चेक कर लेते हैं। 2383 पर आपने हिंद यूनिलीवर लिया है सर, तो चलिए हम लोग हिंद यूनिलीवर के प्राइस को देखते हैं। 2383 पे लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 2000 स्टॉप लॉस 2300 रुपये का लगाना है। कितने का लगाना है? 2300, 2300 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2400 को एक बार ब्रेक करता है या 2375 को भी 70 को भी ब्रेक करता है। आपका जो प्राइस है अगर उसको एक बार इसने ब्रेक कर दिया तो 2450 तक के टारगेट हिंद यूनिलीवर आपको दिखा सकता है। क्विस कॉर्प आपने लिया ना, क्विस कॉर्प शायद यहाँ पे चार्ट नहीं आएगा। क्विस कॉर्प का जो प्राइस है आपने लिया 658 रुपये 50 पैसे पे। तो चलिए इसको मैं फायर्स पे देख लेता हूँ। 658.50 क्विस कॉर्प, यह है 658.50, ठीक उसी प्राइस पे आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं। 680, 680 को अगर ये ब्रेक कर जाता है क्विस कॉर्प, 680 को अगर ये ब्रेक करता है देन 720 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 630 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। दिस इज योर स्टॉप लॉस क्विस कॉर्प में, एंड दिस इज लेवल अगर ये ब्रेक करता है 680 देन 720 तक के टारगेट आपको मिलेंगे क्विस कॉर्प में। अगला स्टॉक है आपके लिए क्विस कॉर्प के बाद सुप पेट्रो। ये देखना चाहूँगा ये कौन सा स्टॉक है, मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो नहीं देखता हूँ। सुप पेट्रो चेक करते हैं, मेरे लिए भी नया स्टॉक है ये, मैं फिर से लिखना चाहूँगा। ऐसा कौन सा स्टॉक आ गया, ये है। अच्छा आपने ये लिया है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स, बहुत बढ़िया। आपने कितने प्राइस पे लिया इसको भी चेक कर लेते हैं। ये है 712 रुपये 60 पैसे पे आपने लिया है, 712 रुपये 60 पैसे और 729 चल रहा है। तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस 680 का लगाइए, और मुझे लग रहा है मंडे को दिन आप इसमें और प्रॉफिट में आ सकते हैं 730, क्योंकि ये सर्किट लगा हुआ स्टॉक है। अगर ये ऊपर की साइड में एक बार ब्रेक करता है 732, 33, 34 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो डायरेक्ट आपको ये 760 के टारगेट सुप्रीम पेट्रोकेमिकल दिखाएगा मृत्युंजय जी। तो नज़र रखिएगा, ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। टाटा कंज्यूमर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 643 रुपये 35 पैसे पे लिया है टाटा कंज्यूमर को, तो होल्ड रखिए ना। टाटा कंज्यूमर को लिया तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। 643.50 पे स्टॉप लॉस 620 का लगा के रखिए। ऊपर 660 को ब्रेक करेगा तो 680 से 700 तक का टारगेट आपको टाटा कंज्यूमर दिखा देगा। तो ये मेरा व्यू है आपके इन स्टॉक्स पे। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है सौरभ पांडे जी ने पटना बिहार से लिखा है। सौरभ पांडे जी का पटना बिहार से सवाल है। टेक महिंद्रा 982 एंड टाटा स्टील 1128 पर बाय कर रखा है, क्या होल्ड करना चाहिए? अगर होल्ड करना है तो टारगेट और एसएल क्या हुआ? टेक महिंद्रा का जो लेवल है ना सर वो 1000 का आता है लेवल, आप ध्यान से सुनिए। टेक महिंद्रा जब तक 1000 के ऊपर नहीं निकलेगा ना आपको परेशान करता रहेगा। आपने उसी प्राइस पे लिया जहां पे भी वो क्लोज कर रहा है। इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तत्कालिक जो है आप एसएल लगा लीजिए। एसएल आप 950 का लगाइए और होल्ड रखिए। अगर ये 1000 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो आप बड़े प्रॉफिट 1050 से लेके 1100 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन है सर कि अगर ये 950 ब्रेक कर गया तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोई चांस नहीं बनेगा आपका। तो ये है मेरा व्यू टेक महिंद्रा पे। और टाटा स्टील देखिए ऑलरेडी टाटा स्टील काफ़ी खिंचा गया है, आपने 1128 पे लिया है और चेक करते हैं आपके लेवल को एक बार फिर से। 1128 पे ना लिया, हाँ 1128 पे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया। इसका एक लेवल याद रखिए आप, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1100 का लगाएंगे। कितने का लगाएंगे? 1100 का। थोड़ा नीचे 5-10 पॉइंट और ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए 1100 के नीचे जैसे ही ये क्लोज करेगा ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा मतलब इसमें बड़ी गिरावट मिलेगी। बड़ी गिरावट मतलब सीधे वहाँ से 50 पॉइंट डाउन साइड मिलेगा अगर ये 1100 के नीचे आ जाता है तो। यानी आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो कितने का बनेगा? 1100 का बनेगा। तो 1100 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर के लेवल में अगर 1130 को ब्रेक करता है अप साइड में फिर आप पकड़ के बैठ जाइएगा, होल्ड करिएगा 1200 के टारगेट के लिए। तो ये दोनों साइड मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस का व्यू बता दिया, टारगेट का भी। सुधीर जी, सौरभ जी सॉरी। तो ये मेरा व्यू है। चलिए आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है, ये सारे मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजे गए हैं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप जो कि गूगल प्ले पे अवेलेबल है, वहाँ आप डाउनलोड अगर करते हैं तो लाइव मार्केट में आपको कॉल भी मिलता है उस पर। और ये सारे लोग सवाल भेजे मेरे मोबाइल ऐप पे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम जी ने भिवंडी महाराष्ट्र से लिखा है अगला सवाल
कि चार्ट देखने का अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है जहां चार्ट के साथ वॉल्यूम का भी पता चले। एप्लीकेशन दैट मीन्स मोबाइल के बारे में आप पूछ रहे हैं कि मोबाइल ऐप के बारे में कौन है। देखिए चार्ट मैं फायर्स पे ही देखता हूँ, ट्रेडिंग भी मैं फायर्स पे ही करता हूँ, ध्यान रखिए। इसलिए अगर चार्ट के मामले की बात करते हैं तो फायर से बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। फायर से कोई भी ज़्यादा बेहतर नहीं है चार्ट के मामले में। अब रही बात वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसमें भी है सर। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम दैट इज, ये एक इंडिकेटर है। वॉल्यूम क्या है? एक इंडिकेटर है। तो आप कोई भी आप एप्लीकेशन देखेंगे, आप वहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में वॉल्यूम को प्लॉट कर लेंगे तो वॉल्यूम आपको दिखने लग जाएगा। फायर्स में ऑलरेडी वॉल्यूम नीचे में रहता है और आप प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फायर ज़्यादा इजी है क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस पे आता है, तो ये ज़्यादा इजी है यूज़ करने में मेरे लिए, क्योंकि मेरा हाथ इस पे बैठा हुआ और बहुत इजी टू यूज़ है इसके सारे टूल। तो मैं फायर्स ही रिकमेंड करता हूँ, फायर्स ही प्रीफर्स भी करता हूँ। जो भी लोग बोलते हैं मैं फायर्स के बारे में ही बताता हूँ, क्योंकि जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही तो मैं बताऊँगा। मैंने मान लेता हूँ मैं ताज होटल में, मुंबई के ताज होटल में कभी खाना ही नहीं खाया। अब लोग मुझे वहाँ से पूछेगा कि उसके बारे में कि वहाँ का खाना कैसा है बताइए सर, तो मैं कैसे बताऊँगा? मैंने वहाँ का खाना ही नहीं खाया तो मैं बता ही नहीं सकता, है ना। जिस होटल का खाना खाया, जिस ढाबे का खाना खाया, मैं उसी के बारे में तो बताऊँ ना, इसका अच्छा या बुरा। तो मैं फायर्स यूज़ करता हूँ, ईजी है यूज़ करने में, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ सर कि वो बेहतरीन है। आगे बढ़ूँगा और इसके बाद आगे बढ़ूँगा और अगला सवाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा जो कहने का मतलब है सलीम जी आप अच्छा से समझ गए होंगे। और अगला सवाल लेता हूँ। दीपक जी ने बेंगलोर से लिखा है कि विश यू एंड योर फैमिली डूइंग वेल। थैंक यू सर। एलेम्बिक लिमिटेड 100 शेयर को परचेस किया 133 रुपये पे, एंड योर व्यू फॉर टारगेट शॉर्ट टर्म एक सप्ताह वाह। और एक्साइड को बाय करना चाहते हैं करेंट प्राइस पे 188 पे, व्हाट इज व्यू फॉर एक स्विंग ट्रेडिंग 1 से 2 वीक। एक रिक्वेस्ट है, इफ इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड ए निफ्टी 50 स्टॉक रिकमेंडेशन विथ ए मंथ टाइम टारगेट। पूरे एक मंथ में 20 स्टॉक डाला है मैंने कल, 10 स्टॉक बाजार आर्ट न्यूज़ पे और 10 स्टॉक आर के ट्रेडिंग चैनल पे। पहले उस 20 स्टॉक को तो देख लीजिए सर, है ना। मैंने 20 स्टॉक पूरे जून मंथ के लिए डाल दिए, ठीक है। तो जब मैंने जून मंथ के लिए पूरे 20 स्टॉक डाल दिए और 50 स्टॉक अलग से मैं हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस करता हूँ बाजार आर्ट पे, जो कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से बंद है, उसका नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो फिर से वो स्टार्ट करूँगा। लेकिन पूरे 1 मंथ के लिए डेली चेंज हो जाएगा, डेली व्यू चेंज हो जाएगा। स्टॉक्स ऊपर नीचे होता है, व्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक बदलेगा हम बदल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे अगर आप 1 मंथ, हाँ स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक व्यू रख के चल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अब एक कोई बोल दे कि हिंद यूनिलीवर अगले 20 साल में कितना का टारगेट देगा, क्या ये बता पाएगा कोई जानता था कि हमारे पास 1 लाख का हो जाएगा? कोई नहीं जानता था। तो चीज़ें क्या होती है ना कि समय के साथ चेंज होती है। अगर चार्ट बदल जाएगा तो मुझे भी बदलना पड़ेगा, चार्ट वही रहेगा तो मैं भी वही रहूँगा। तो यहाँ सारी चीज़ें चार्ट पे होती है, इसलिए डेली देखना पड़ता है। इसलिए अगर एक जगह स्थिर हो जाएगा चार्ट तो फिर एक ही बार देखिएगा 1 साल का काम चल जाएगा। बात समझिए, डेली चार्ट देखना पड़ता है। लेवल की बात होती है कि हाँ वो लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए कोई स्टॉक तब फिर अगला लेवल तक जा सकता है। तो पूरे 1 मंथ के लिए अगर कोई पूरे 50 स्टॉक्स का लेवल बता दूं तो उसमें सोच सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको नीचे के लेवल पे मिल जाएंगे और लोग वहाँ पे फंसे हुए रह जाएंगे, है ना, क्योंकि एक बार स्पाइक लग जाएगा ना, स्पाइक लग के नीचे आ जाएगा। तो चीज़ें क्या होती है कि स्टॉप लॉस या तो फिर वेट करिए या तो फिर टारगेट का वेट करिए। तो लोग करते क्या है एक्चुअली कि लोग लेवल आने से पहले ही एंट्री बना लेते हैं। दीपक जी, इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे 80 से 85% ऐसे लोग होते हैं कि अगर मैंने बोला है 110 पे प्राइस बनाना और लेवल पे बाय करना है और स्टॉक अगर 105 पे चल रहा है तो वो कहता है अच्छा 110 पे बोला है, अभी तो 105 चल रहा है, 105 पे ले लो, 5 पॉइंट और मिल जाएगा। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, यहीं पे बाय करके बैठ जाते हैं। पता चला स्टॉक क्या हुआ, नीचे आ गया 100, अब वहां पे फंस जाता है मामला। तो मामला क्या होता है कि स्टॉक हम लोग प्राइस की बात करते हैं, प्राइस एनालिसिस की बात करते हैं कि भाई अगर मुझे 105 पे ही देना था तो मैं 105 पे ही देता, 110 पे क्यों दिया। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा पूरे 1 मंथ का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 1 मंथ तो जैबे करेगा, ले लो पहले। यही चक्कर की वजह से मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं सर, अर्ली एंट्री कर लेते हैं, फास्ट एंट्री कर लेते हैं। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि ताकि लोग वहाँ पे फंस ना जाए। क्लियर है मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब आता हूँ आपका स्टॉक पर, एलेम्बिक और एक्साइड। हाँ, आपने 133 पे खरीदा है एलेम्बिक को, तो चलिए 133 पे आपने एलेम्बिक ले लिया। हम लोग चेक करते हैं एलेम्बिक लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिया है तो ऐसा कोई ख़राब वाला बात नहीं है। एलेम्बिक लिमिटेड आपने ले लिया 133 पर, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक ये
140 फाइनल है इसका। 140 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे मज़ा नहीं आएगा। एलएमबी का मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया था 115 के ऊपर, टारगेट था 130 और 45 के आसपास का, वो सारे लगभग आ गए। अब दोबारा से जब तक 140 को ब्रेक नहीं करेगा ना, मामला सही नहीं है। और अगर 130 के नीचे सस्टेन कर गया तो 125 तक नीचे गिर सकता है एलएमबी। दूसरा मामला क्या है आपका, कौन सा स्टॉक से, वो है आपका एक्साइड। ठीक है, एक्साइड को आपने लिया है 188 पे, या लेना चाहते हैं 188 पे एक्साइड को लेना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये सीरीज अगर कोई देखे तो वो बिना सवाल अगर नहीं भी भेजा है उन लोगों ने तो भी उनके बहुत सारे क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक से तो रिलेटेड है ना सारे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 190 का एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक लेवल है, 190 को अगर ये ब्रेक करेगा 200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में 10 पॉइंट के ऊपर अगर टारगेट है तो स्टॉप लॉस भी इसका 10 पॉइंट का ही 180 रुपये का स्टॉप लॉस भी बन रहा है। तो आप ये होल्ड करिए 180 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट 210 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में। और रही बात वो निफ्टी 50 वाला, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है टेक्निकली आपको मैंने समझा दिया है ना, इसलिए मुझे रोज एनालिसिस करना पड़ता है, रोज 50 स्टॉक के लेवल बताने पड़ते हैं। आगे बढ़ूंगा। और संजय मुंदड़ा साहब ने औरंगाबाद से लिखा है कि बिरला सॉफ्ट 256 में एक माह के लिए खरीदा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दे क्या, क्योंकि कल बिरला सॉफ्ट 272 और लो 215 बनाया था, क्लोज 267 पे हुआ था। यही चीज़ समझना है, जब भी स्टॉप लॉस होता है ना सर, एसएल जो होता है वो होता है क्लोजिंग बेसिस पर। क्या होता है? क्लोजिंग बेसिस पर, यानी कि स्टॉक्स को अगर मान लेता हूं कि 240 का स्टॉप लॉस है, एक एग्जांपल लेते हैं, और अगर स्टॉप लॉस इंट्राडे में 240 को टच किया और ऊपर चला गया वापस से, तो वो वैलिड नहीं माना जाता, वो वैलिड नहीं माना जाता। पोजिशनल ट्रेड में, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं। पोजिशनल ट्रेड में अगर आपने होल्ड रखा है और 240 का मान लेता हूं कि आपका एक स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस और वो स्टॉक्स आ गया, आपने होल्ड करके रखा स्टॉक, 240 को टच किया और सेम डे ऊपर जाके 250 पे चला गया, तो वो वैलिड नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि अभी भी हमारा ट्रेड बना हुआ है। क्लियर ना? तो अगर आपका स्टॉप लॉस नीचे, अगर ये प्राइस आके वापस ऊपर चला गया था सेम डे, तो अभी आप होल्ड करके रखें। क्यों? क्योंकि 267 पे क्लोज हुआ है, तो अब और आपने 256 पे लिया है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए 280 और 285 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट को। अब दूसरा सवाल है कि निफ्टी में 15,400 का कॉल लिया है 40 में, बढ़िया किया है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अब अगला जो है कितना तारीख, 27 तारीख को ना, 27 को ना एक्सपायरी होगा, और हाँ 27 को, अब तो 27 को एक्सपायरी है, तो आपको ऐसे भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि निफ्टी का 15,400 का आपने कॉल लिया हुआ है, बिल्कुल निफ्टी उसके पास में 200 पॉइंट लगभग निफ्टी उसके पास में है, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको 1-2 दिन में अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के 25 शेयर 1062 पे लिया है, होल्ड रखिए इंडसइंड बैंक को। बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आया है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट आया, और बैंक निफ्टी में जब मूवमेंट आया तो इंडसइंड बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा। 1062 पे आपने इंडसइंड बैंक लिया, ऐसे तो बैंक निफ्टी वाला वीडियो मैं डालूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं इंडसइंड बैंक को। 1062 पे आपने लिया हुआ है, और इंडसइंड देखिए, और 1062 पे लिया, 1014 के आसपास के चल रहा है, तो अभी इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। होल्ड रखिए थोड़ा, है ना, स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगा लीजिए 950 का, पकड़ के बैठिए। ऊपर एक बार वापस से अगर 1025 को ये ब्रेक करता है तो 1050 से 1075 तक के टारगेट आपको इंडसइंड बैंक दिखा सकता है, तो नजर रखिएगा इंडसइंड बैंक पर। आगे बढ़ूंगा। इंडसइंड बैंक के बाद है केसी बाय किया है, अमित कुमार जी का सवाल है न्यू दिल्ली से। केसी को बाय किया है 146 रुपये 90 पैसे में। ओके सर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी।
146 है ना, 146.90 पे KEC को। तो चलिए चेक कर लेते हैं अमित जी का ये स्टॉक्स क्या कर सकता है KEC। और KEC 146.90 पे, ओके 146.90 पे लिया है सर KEC आपने, तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में यही लिया है ना, KEC है ना, कहीं मैं दूसरा स्टॉक्स तो नहीं देख रहा। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, KEC इंटरनेट से यही होगा मेरे ख्याल से, है ना। 146.90 आपने लिया, 146.90 पे स्टॉक है 407 रुपये पे, 146.90 पे लिया है 446.90 पे KEC को अगर किया है तो आप सर ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है ना। मेरे ख्याल से आपने प्राइस लिखने में मिस्टेक कर दिया है शायद, मे भी, या हो सकता है कोई दूसरा स्टॉक्स लिख रहे होंगे, लिखा। अगर ये स्टॉक्स है तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में, होल्ड करिए, 380 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 420 440 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में KEC इंटरनेशनल। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है रीना कुमारी भागलपुर बिहार से है। नौसिल 210 पे लिया है इन्होंने, दीपक फर्टिलाइजर 295 पे लिया है, GSFC 115, कोल्टे पाटिल 229, थिरुमलाई केमिकल 120 के आसपास, उज्जीवन फाइनेंस 210। ओके, ये सब में स्टॉप लॉस है, टारगेट टोटली रिजल्ट बेस है जो भी है, ठीक है। नौसिल की बात करते हैं, 210 पे इन्होंने नौसिल को लिया हुआ है। ओके हालांकि सवाल तो आते हैं लेकिन इन लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक नहीं मिलता। तो नौसिल लिया है इन्होंने 210 पे तो लिया है, 210 पे लिया। ओके देखिए 210 पे लिया, क्लोजिंग है 214, आप या 15 आसपास में लेके चल सकते हैं, 4 पॉइंट ऑलरेडी आपका प्रॉफिट में। इसके पास है रेजिस्टेंस 220 का, 2-3 बार ट्राई कर चुका है 220 को ब्रेक करने का। अगर ये 220 को सस्टेन कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, तब आप इसको होल्ड करिएगा 230 से 40 के टारगेट के लिए। लेकिन इस कंडीशन में आपको 210 अपने बाइंग प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, क्योंकि आपने शॉर्ट रिजल्ट बेस पे लिया, शॉर्ट टर्म के लिए, तो 210 का ही स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर 220 ब्रेक करेगा तो 230 से 240 तक के टारगेट नौसिल में आपको मिलेंगे। नौसिल के अलावा जो आपका स्टॉक है वो है दीपक फर्टिलाइजर, जो कि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, कॉल काफ़ी पुराना कॉल है, 150 के आसपास या 180 आसपास में नीचे की साइड में दिया था, और ऑलरेडी वो कहाँ ऊपर से काफ़ी चला गया, नीचे से ऊपर की साइड में चला गया। इसी जगह पे दीपक फर्टिलाइजर दिया था, शानदार मूवमेंट आ चुका है। जब तक ये 310 को ब्रेक नहीं करे, 306, 307, 310 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है दीपक फर्टिलाइजर, तब तक इसका नया मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। अब आपने किस प्राइस पे लिया? आपने लिया 295 पे, स्टॉक्स भी लगभग उसी जगह पे खड़ा है, स्टॉक भी उसी जगह पे 298 के आसपास में खड़ा है। एक बार अगर ये वापस 305 भी कम से कम ब्रेक कर दे तो है ना, आपको 320 के टारगेट मिलेंगे। अगर स्टॉक 290 के नीचे आ जाता है तो कमजोर हो जाएगा, 280 तक गिर सकता है स्टॉक्स 290 के नीचे आने पर। GSFC ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स में GSFC को, तो अगर आपने GSFC में बनाया हुआ है पोजीशन तो होल्ड करिए। ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। और पोर्टफोलियो स्टॉक्स मुझे लगता है कि अच्छे मूवमेंट दे रहा है, सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। GSFC है कि GNFC है? मेरे ख्याल से GNFC है ना, चेक करता हूँ। हाँ GNFC होगा ना, GNFC तो है, गुजरात नवरत्न, बिल्कुल। तो GNFC आपने कितने पे लिया है? और आपने लिया है 115 पे GSFC को, और अच्छा GSFC को लिया ना, GSFC में GNFC लिख रहा हूँ, ये देखिए 115 पे लिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस 110 का लगाइए, होल्ड रखिए। 125 को अगर दोबारा ब्रेक करे तो 130 से 35 तक के टारगेट आपको GSFC भी दिखा सकता है। आगे बढ़ेंगे GSC के बाद कोल्टे पाटिल 229 है, थिरुमलाई ऑलरेडी मैंने थिरुमलाई इधर ही दिया था, उज्जीवन फाइनेंस। तो कोल्टे पाटिल का प्राइस है 229 रुपये का। चलिए हम लोग चेक करें कोल्टे पाटिल। बहुत सारे लोग कोल्टे पाटिल में बना के रखे हैं पोजीशन, हालांकि स्टॉक भी ख़राब नहीं है, ठीक है स्टॉक, उसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। चार्ट भी सही है। कोल्टे पाटिल का प्राइस 229 है, इनका खरीद प्राइस, ठीक है, उसी के आसपास से 240 को ब्रेक करने दीजिए। 240 को अगर ब्रेक करेगा, मुझे लगता है करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाता तो मुसीबत पैदा होगा, 220 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 240 ब्रेक करेगा तो 260 तक के टारगेट आपको कोल्टे पाटिल दिखाएगा। कोल्टे पाटिल के बाद है थिरुमलाई और उज्जीवन फाइनेंस। थिरुमलाई का है 120 रुपये पे इन्होंने लिया है, ओके ठीक है। थिरुमलाई चलिए
तिरुमलाई तो इधर दिया था मैंने, बाकी फिर भी चलिए देख लेते हैं। 120 पे लिया, 122, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगेगा, 115 रुपये के आसपास के यहाँ पे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की साइड में 130 को अगर ब्रेक करेगा तिरुमलाई केमिकल तो रुक जाइएगा 140 से 45 के टारगेट के लिए तिरुमलाई केमिकल में। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है उज्जीवन फाइनेंस 210 पे लिया। ओके, चेक करते हैं उज्जीवन फाइनेंस को 210 पे होल्ड रखिए। उज्जीवन फाइनेंस 220 का रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आता है तो 240 तक के टारगेट मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 200 रुपये का लगा के आप चल सकते हैं उज्जीवन फाइनेंस में। तो ये मैंने आपको जिस तरह से ईमानदारी से टारगेट है स्टॉप लॉस बता दिया। कृपया आप भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दे दें, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप लिख सकती हैं तो जाहिर सी बात है आप 2 लाइन में फीडबैक भी लिख ही सकती हैं। हालांकि मिश्रा साहब का ले लेते हैं सवाल। बर्जर पेंट 797, बर्गर किंग 148, एफडीसी 300 पर। एफडीसी भी ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और कल ही दिया है एफडीसी। एजिस लॉजिस्टिक भी मैंने दिया हुआ है, हिडलवर्क सीमेंट भी दिया है। देखिए नौसिल ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। अब इसको समझ लेते हैं। बर्जर पेंट होल्ड रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म नहीं भी रखें लॉन्ग टर्म के लिए रखिए बर्जर पेंट, तो आपको 850 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बर्जर पेंट जो है हमेशा पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें आपको पोर्टफोलियो को दृष्टिकोण से बना के पोजीशन रखना चाहिए। ऊपर के साइड 800 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो आपको ये 825 से 850 तक के टारगेट बर्जर पेंट दिखा सकता है, लेकिन 800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अब इसके बाद जो है उज्जीवन फाइनेंस, देखिए अब 220 का रेजिस्टेंस है, आप एकदम बिल्कुल 200 का स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी चार्ट सही है इसका। और बर्गर किंग में तो सर अच्छा खासा अभी मूवमेंट आया हुआ। बर्गर किंग में क्या टेंशन है, पकड़ के बैठिए बर्गर किंग, आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख के चल सकते हैं बर्गर किंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म को पकड़ के रखिए बर्गर किंग के बड़े टारगेट मिल सकते हैं, 200 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। एफडीसी को तो मैंने कल ही दिया है सर लेवल, और एफडीसी का जो लेवल है अगर मैं चेक करना चाहूँ, एफडीसी को कल दिया ना शायद, और चेक कर लेते हैं एक बार एफडीसी का। मैं अपना मुझे याद है मुझे कल ही मैंने दिया था एफडीसी हाँ 358 से 360 के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए एफडीसी दिया था। आपने 350 पे लिया तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में, क्योंकि एफडीसी उस लेवल के ऊपर मैं दे रहा हूँ तो इसका मतलब है पहले से उस लेवल के आसपास कहीं पे होगा तभी आया ना। बिल्कुल 350 पे आपने लिया, 354 की क्लोजिंग चल रही तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। और अभी तो लेवल मैंने दिया, अगर ये 360 के ऊपर निकलता है तो आपको और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है, तो टिके रहिए एफडीसी में। एजिस लॉजिस्टिक भी मैंने दिया था, एजिस लॉजिस्टिक मैंने परसों तरसों भी दिया था और उसके पहले भी दिया था एजिस लॉजिस्टिक, जिसके कि शायद टारगेट भी आ गए थे। एजिस के पहला टारगेट एजिस लॉजिस्टिक 329 पे आपने लिया है, ठीक है होल्ड रखिए। 329 पे लिया, 320 का स्टॉप लॉस लगाइए, 345 को ब्रेक करेगा तो 360 के टारगेट एजिस लॉजिस्टिक में फिर से आपको बन सकते हैं। और हिडलबर्ग सीमेंट पकड़ के रखिए। हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी में हिडलबर्ग बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्मनी की कंपनी है हिडलबर्ग, इंडियन कंपनी नहीं है, पर मूवमेंट अच्छा है हिडलबर्ग में। और आपने लिया है 244 के आसपास में, तो 240 का स्टॉप लॉस लगाइए मात्र 4 पॉइंट का। 250 से 55 ब्रेक करेगा तो 260 से 75 तक के टारगेट हिडलबर्ग सीमेंट आपको दिखा सकता है। नौसिल ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आपको, अभी जस्ट इसके पहले वाला साल में तो आपने नौसिल दिया पूछा था, तो नौसिल 220 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 230 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है दोबारा से। और सर फर्स्ट टाइम आई एम सेंडिंग दिस मैसेज माई दिस ऐप, प्लीज़ कंसिडर माई क्वेश्चन। ऑलरेडी कंसिडर सब कुछ हो गया सर, आपके दोनों नंबर वाले सवाल कंसिडर हो गए, और फीडबैक भी देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ूंगा। और बलिया यूपी से सुनील शर्मा साहब का सवाल है कि गोकुल एग्रो को बाय किया है 209 रुपये 10 पैसे पे, बहुत बढ़िया। जी पावर को बाय किया 263 पे, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म लेवल क्या होना चाहिए? गोकुल एग्रो 209.10 पे। सर अभी गोकुल एग्रो में तो भी मानसून आने दीजिए, इतना जल्दी टारगेट का क्या हड़बड़ी है? गोकुल एग्रो बिल्कुल आप नज़र रखिए गोकुल एग्रो पे। आप कितने पे लिया? गोकुल एग्रो 209.10 पे, मैं गलत तो नहीं देख रहा? गोकुल एग्रो ये 28 रुपये पे चल रहा है सर। गोकुल रिफॉइल्स, गोकुल एग्रो यही तो है ना गोकुल एग्रो सर? कहीं आपने प्राइस सर ये 209 रुपये 10 पैसे कैसे लिखा? ये तो 28 दिखा रहा है सर। चलिए ठीक है, पता नहीं आपने कौन सा स्टॉक कौन सा लिखना था, कौन सा लिखा है। गोकुल एग्रो भाई मैंने टाइप किया गोकुल एग्रो, देखिए यही आया। तो अब ये
30 का रेजिस्टेंस है, 30 के ऊपर जाएगा तो 32 तक के टारगेट 34 के आएंगे। लेकिन अगर ये 26 का स्टॉप लॉस लगा के इस कंडीशन में चलना होगा और 26 को ब्रेक करेगा देन ये खराब हो जाएगा। अब ये कौन स्टॉक है आपका 209-10 में पता नहीं, जी पावर। अब मुझे लग रहा है आइडिया कुछ, देखिए जी पावर को चेक करेंगे हम लोग, 206 270 आपने 263 पे लिया तो ऑलरेडी आप 3 पॉइंट प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का लगे 260 का, थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं 55 का। ऊपर की साइड में अगर 272 को अगर ब्रेक करता है 280 से 290 तक के टारगेट आपको जी पावर दिखा सकता है। ये गोकुल एग्रो वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है सर, आप उसको देखिएगा कि 209-10 में कौन सा स्टॉक है, वो 28 पर दिखा रहा था। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल सुनील जी ने मुंबई से लिखा है कि मुथूट फाइनेंस एंड बीपीसीएल करेंट लेवल पे और बाय कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल, अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है ना सर तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीपीसीएल तो ऐसे भी क्या होगा, प्राइवेट होने वाला है कुछ दिन में, है ना, तो आप इस पे भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। लॉन्ग टर्म जैसे बात हुआ तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब बात रहा मुथूट फाइनेंस, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बीपीसीएल को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। बात करते हैं मुथूट फाइनेंस में। देखिए मुथूट फाइनेंस क्या है ना, एक एनबीएफसी गोल्ड वाली कंपनी है और ये 1265 के आसपास का भी प्राइस है। अगर आपको लेना ही था तो थोड़ा नीचे के लेवल पे जब ये मिल रहा था 1100 पे भी मिला आपको, 1150 पे भी मिला, तब भी थोड़ा करेक्शन होने दीजिए। 1200 के आसपास वापस आए ना, यहाँ से जब घूमे तब फिर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा मौका है, लेकिन अगर नहीं आता, अब आप कहेंगे मान लीजिए नहीं आया सर, नहीं आया ना तो अभी इस जगह पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 1300 के ऊपर जब निकलेगा ना तब फिर पकड़िएगा, उसके पहले मत पकड़िएगा। ये थोड़ा सा बीच में फंस गया मामला इसका, और थोड़ा सा भी अगर लॉकडाउन वगैरह खुलता है तो थोड़ा इसमें गिरावट देखने को आपको फिर मिल सकता है मुथूट फाइनेंस पे। देन उस वक्त मौका बनेगा मुथूट फाइनेंस में बाय करें। हाँ, बीपीसीएल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। रोशन कुमार जी ने बिहार मुजफ्फरपुर से लिखा है कि स्टॉक मार्केट के लिए कितने रैम वाला लैपटॉप लेना चाहिए, 4 GB या 8 GB? सर देखिए, जितना मीठा डालेंगे चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो अगर आप ज़्यादा GB वाला लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए स्पीड बढ़ाने का आजकल ना, अब वो क्या होता है, क्या लगा है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो वो कौन क्या होता है SSD, ठीक है, SSD आप SSD वाला लीजिए। SSD जिसमें रहे ना, जिस लैपटॉप में SSD रहे, आप वो लैपटॉप पकड़िए। अगर उसमें 4 GB भी रैम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर SSD लगा हुआ है, 4 GB भी रैम है, तो आपका स्पीड बहुत ही बेहतरीन होगा। तो SSD लगा हुआ है रैम, ये लैपटॉप लीजिए या डेस्कटॉप लीजिए, 4 GB भी उसमें रैम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नहीं लेना है SSD वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 GB वाला लीजिएगा तो थोड़ा स्पीड रहेगा, ठीक, 4 GB से भी काम हो जाएगा आपका। ये दोनों ही ट्रेडिंग के लिहाज से बढ़िया है, 4 GB में भी कर सकते हैं, 8 GB में भी कर सकते हैं। मैंने तो सर 512 MB से स्टार्ट किया था रैम से। खैर क्योंकि मैं उतना हवाई जहाज पे नहीं चलता ना, मेरा हवाई जहाज वाला दिमाग नहीं है। कारण है कि आप पहले स्टार्ट करिए, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी ना आप खुद रैम जो है ना इंक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन लोग यहाँ शुरुआत में ही चाहते कि मैं पहले हवाई जहाज पे बैठ जाऊँ फिर देखेंगे नीचे क्या होता है। आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 GB 2 GB, क्योंकि ट्रेडिंग करना है ना सर, ट्रेडिंग करना है। जैसे से अब होगा कि आपको अब एक एक टिक बाय टिक का बात करेंगे तब तो आपको एकदम ले लीजिए सब कुछ, बड़ा बड़ा सारे चीज़ जितने होते हैं ब्रोकर का सेटअप सब लगा लीजिए। लेकिन वो ज़रूरत है तब। मेरे ख्याल से आप 2 GB का भी रैम लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी होगा। बशर्ते अगर SSD लगवा लेते हैं तो आपका काम ऐसे भी हो जाएगा, बहुत अच्छा स्पीड बन जाएगा आपका। तो SSD लगा हुआ लीजिए, है ना, और छोटे से स्टार्ट करिए। उतना पैसा लगाने का क्या ज़रूरत है सर, उतना कुछ नहीं। आप लैपटॉप लेना चाहते हैं लैपटॉप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सेकेंड हैंड भी मिलता है और ठीक ठाक है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ज़रूरत जैसे जैसे बढ़ेगा ना वैसे वैसे आप खुद इंक्रीज करते चले जाएंगे, खुद लेते चले जाएंगे। फिलहाल 4 GB भी सफिशियंट है, 8 GB भी सफिशियंट है, और अगर SSD लगा हुआ मिलता है तो और ज़्यादा बढ़िया रोशन जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल लेते हैं। इनके बाद रोशन जी के बाद वो है, कहाँ गया इनका नाम, अगर नाम नहीं होगा तो मैं काट दूंगा। सादिक जी, हाँ सादिक जी हैं वाराणसी से। देखिए इनका नाम यहाँ पे, अभी मैं नाम खोज रहा था, नाम नहीं मिलता तो सवाल हट जाते। सादिक जी वाराणसी से लिख रहे हैं कि यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू सर। सर सजेस्ट योर व्यू ऑन ITC, टाटा पावर, IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। हैव मेड माई पोजिशन एट 208, ITC 208 पे, टाटा पावर 103 पे, 370 पे IEX लिया हुआ है। व्हाट कैन बी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और आप बैंक निफ्टी कॉल के भी मास्टर हो, थैंक यू सर। बैंक निफ्टी की कॉल भी मैं देता हूँ तो वहाँ पे भी टारगेट आ ही जाते हैं।
ये सब आप लोग की दुआ है, आशीर्वाद है सर, और कुछ नहीं। आगे बढ़ूँ आईटीसी के बारे में। 210 इसके, जब भी 210 के ऊपर आईटीसी जाए, जब भी 210 के ऊपर आईटीसी जाए पॉजिटिव हो जाएगा, पहली बात समझ लीजिए। नीचे आता है आईटीसी, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो ऐड कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो ऐड कर सकते हैं नीचे आने पे। तो आईटीसी के आप समझ गए कि 208 पे आपने लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 210 के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, और नीचे अगर मिलता है और लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसमें क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। और व्यू चूंकि आपका लॉन्ग टर्म ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे मिले तो और ऐड कर सकते हैं। एक क्लियर हो गया। टाटा पावर आपने 103 पे लिया है। देखिए अभी टाटा पावर का रिजल्ट आया था, फिर भी हम लोग इसके लेवल चेक करेंगे टाटा पावर के, और टाटा पावर का जो लेवल है वो यहाँ पे चेक कर लेंगे। टाटा पावर मेरे ख्याल से 104 के आसपास में चल रहा है ना वो। हाँ देखिए पक्का 104 पे था, है ना, 104 पे 90 पैसे। ठीक है, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए टाटा पावर में, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के। अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आपने सही सेलेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। 110 के ऊपर निकलेगा तो आपको नए मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, फिर 120, 30 ये सब टारगेट बन सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो एक लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम होल्ड करके चल सकते हैं। IEX की बात करें, जो कि आपने कितना लिया है, 190 के आसपास था ना, 190 या 290, 370 पे लिया, सॉरी, ठीक है। ये भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिखा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 370 उसी पर है। बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस लग सकता है 320 रुपये का, होल्ड रखिए। अगर ऊपर की साइड में 390 to 400 का एक रेजिस्टेंस जोन अगर वो ब्रेकआउट आता है, देन IEX को होल्ड पकड़ के रखिए 420 से 440, देन 460 तक के टारगेट बन सकता है IEX में, तो ज़रूर नज़र रखिएगा इस पर। और लॉन्ग टर्म है तो उतना कोई दिक्कत नहीं सर, 5 पॉइंट नीचे भी गिर जाएगा तो क्या दिक्कत है। आगे बढ़ूंगा। शिव जी ने गुड़गांव से लिखा है, ओके, गुड़गांव से शिव जी ने लिखा है, योर हार्ट फ्लोर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, आई एम इन ए बिग ट्रेडिंग प्रॉब्लम। अच्छा इनको प्रॉब्लम हो गया कुछ ट्रेडिंग में। आई वाज प्रॉफिटेबल। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, तो प्रॉब्लम में है ये। आई वॉज प्रॉफिटेबल सिंस 6 अप्रैल विथ नो एसएल एंड ऑल डेज आई वॉज बुकिंग गुड प्रॉफिट। अच्छा ये 6 अप्रैल से कंटिन्यू प्रॉफिट में थे, बिना एसएल के, स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, एंड ऑल डेज वॉज बुकिंग गुड प्रॉफिट, और अच्छा प्रॉफिट भी ये बुक कर रहे थे, बहुत बढ़िया। लास्ट 3 days booked loss due to which my mindset get completely disturbed. What should I do gain my old mindset? देखिए सबसे पहला तो आप वो काम करिए जो आपने अभी तक नहीं किया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो सबसे पहला काम, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो 10 दिन प्रॉफिट में रहते हैं और 1 दिन लॉस करते हैं तो वो सारा प्रॉफिट से भी ज़्यादा लॉस करके बैठ जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि देखिए मार्केट आपका नहीं है सर, मेरा भी नहीं है, मेरे पिताजी का भी नहीं है मार्केट। देखिए एकदम मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन आप समझिए मार्केट मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का भी नहीं। अगर मेरे पिताजी का नहीं तो वो फिर किसी के पिताजी का भी नहीं है मार्केट। तो ये बताइए कि एसएल जो आप नहीं लगाते हैं स्टॉप लॉस, क्या आपके पास अथाह पैसा है? सोचिए ज़रा शिव जी, क्या आपके पास अथाह पैसा है जिसका कोई लिमिट नहीं है, मने आ रहा है पैसा, आ रहा था पैसा है, ब्लैक मनी, ऐसा टाइप का कुछ है क्या? तब तो स्टॉप लॉस मत लगाइए। लेकिन अगर वो ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है ना, तो एक पहला कृपया कर हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी ट्रेड ले, चाहे एक क्वांटिटी ही क्यों ना ले, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आप देखते होंगे कि मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ तो बिना स्टॉप लॉस के नहीं करता, स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर जा रहा है और कब वो सट्टर नीचे आएगा उसका कोई पता नहीं। ये अनसर्टेन इसीलिए है ना, आदमी ठीक ठाक रोड पे चल रहा है, कब खत्म हो जाएगा एक्सीडेंट कोई पता नहीं। तो ये मार्केट और ये लाइफ दोनों इक्वल है, अनसर्टेन भरा हुआ है दोनों। तो अगर ये चीज़ें अनसर्टेन है तो आपको बिना स्टॉप लॉस के गार्ड तो लेके चलना पड़ेगा, हेलमेट तो पहनना पड़ेगा, है ना, हेलमेट तो लगाना पड़ेगा। उसी तरह आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। पहली बार अगर आप ईमानदारी से सोचिए कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा चुके होते, अगर लगा चुके होते तो जितना लॉस आपको हुआ क्या उतना होता? तो आप कहेंगे नहीं उतना तब नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको पहला स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए। सेकेंडरी आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो लॉस आपने डिसाइड कर लिया, देन अगर उतना लॉस हो जाता है,
देन आपको पीसी को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप पीसी ऑफ नहीं करते हैं, मान लेते आपने 500 सोचा कि लॉस होगा तो काफ़ी है मेरे लिए, अगर 500 लॉस हो गया तो आपको पीसी ऑफ कर दीजिए इमीडिएट, क्योंकि अगर आप पीसी ऑफ नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल ऑफ हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप पीसी ऑफ नहीं करेंगे तो आपका सारा कैपिटल ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही मान लेते 500 नहीं, आपने 1000 रख लिया है कि 1000 तक लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब 1000 लॉस हो जाए तुरंत पीसी ऑफ कर दीजिए। अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे तो आपका माइंड सेट चेंज होगा, और अगर आप इसी डिसिप्लिन को कंटिन्यू फॉलो करेंगे देन आपका ट्रेडिंग लाइफ भी चेंज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। ये सारे व्यूअर लोगों के लिए, जो लोग बेमतलब का बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए सबक है। आप समझिए इस बात को। थोड़ी सी बात बुरी लगे, कड़वी लगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम तो है। तीसरा चीज़ हमेशा याद रखिए अपने दिमाग में, मैं हमेशा कहता हूँ इस लाइन को, सबको बोलता हूँ, एवॉइड रॉकेट साइंस। ठीक है, ये रॉकेट साइंस से हमेशा दूर रहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये कैसे बोलता हूँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया सर जो आपको रॉकेट साइंस जैसा लग गया। सर आपने ना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहीं से पता चल गया आपके पास रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस में क्या होता है ना, बहुत लंबा लंबा रॉकेट ऊपर जाता है, लेकिन देखिए चंद्रयान बेचारा हेरा गया, चंद्रमा पे मिल ही नहीं रहा था। कैसे? क्योंकि वहाँ रॉकेट साइंस था। आपको भी हेराना है क्या, खो जाना है क्या? नहीं ना, आपको तो रहना है धरती पे। तो बिना स्टॉप लॉस के मत लगाइए, क्योंकि यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं चलता, होम साइंस चलता है। और होम साइंस में सब्जी में, किचन में जाते हैं तो उसमें दाल, नमक, मसाला, तेल सब पड़ता है, वो मात्रा में पड़ता है, हर चीज़ का लिमिट है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी है। ट्रेडिंग में हर चीज़ फिक्स होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह आप दिमाग में माइंडसेट लगा के चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए चार्ट पर और तब ट्रेड करिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं होगी। और नहीं करेंगे तो फिर जैसे 10 दिन प्रॉफिट 1 दिन लॉस, सारा साफ हो जाएगा सर। फिर आप कहेंगे कि मार्केट में गैम्बलिंग होता है। सर गैम्बलिंग आप करेंगे, मार्केट नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बात, और अगर बात आ गया है समझ में तो फीडबैक दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल। और अमन जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि हैवल्स 900 या नौकरी 4000 या स्कॉट 1100 पर एक लॉट बाय करके उसका जून मंथ का कॉल सेल की जा सकती है अभी, और क्या ये लेवल ठीक रहेंगे? ये मेरा डेरिवेटिव सेगमेंट में फर्स्ट ट्रेड होगा लाइफ का। आपका फर्स्ट ट्रेड होगा लाइफ का, ऐसा आपने क्या पूरा डेरिवेटिव सेगमेंट को समझ लिया है अमन जी? देखिए मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, सही रहेगा या गलत? अगर आप सीख चुके होते डेरिवेटिव सेगमेंट को तब तो आप ये सवाल ही नहीं पूछते। इसका मतलब है कि नहीं किया, नहीं समझा है डेरिवेटिव सेगमेंट को, है ना। आप तुक्का लगा रहे हैं। क्या तुक्का लगा रहे हैं कि वो बाय भी कर लो और एक सेल भी मार दो। ठीक है, ये गया तो गया, नहीं तो ये तो जाएगा ही। इसका मतलब प्रॉब्लम है वहाँ, है ना, प्रॉब्लम। आप कुछ भी कर सकते हैं। हैवल्स का 900 का आप ले लीजिए कॉल, ठीक है, एक लॉट बाय कर लीजिए फ्यूचर में, जो भी करना चाहते हैं, और उसका कॉल को सेल करिए। ये ऊपर गया ठीक है, नहीं तो कॉल तो नीचे आएगा, अगर कॉल नीचे आता है तो ये ऊपर जाएगा। ऐसे करके आप तुक्का लगा रहे हैं। बिल्कुल आप एक बार करके देखिए, आपको तब समझ में आएगा, क्योंकि बिना किए नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, इसको कहते हैं एक तरह का हेज। इसको क्या कहते हैं? हेज कहते हैं ना। आप हेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हेज करके कर रहे हैं तब तो बढ़िया बात है। हेज कर रहे हैं अच्छी बात है, सिंगल नेकेड ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो आप एक बार हेज कर रहे हैं, हेज करके देखिए उसका रिजल्ट। और सिर्फ एक बार से नहीं होगा अमन जी, आपको हर बार करना पड़ेगा इसके पूरे प्लस पॉइंट को समझने के लिए और पूरे माइनस पॉइंट को समझने के लिए। तो बिल्कुल आपने जो सोचा है, मैं आपको एस्कॉर्ट पे बोलूँगा कि आप एस्कॉर्ट को लेके चलिए, बढ़िया रहेगा। एस्कॉर्ट पे ट्राई करिए इसको, ठीक है, क्योंकि एस्कॉर्ट अभी जिस लेवल पे है ना, थोड़ा सा नीचे के लेवल पे है। हैवल्स ऊपर के लेवल पे 1000 के लेवल पे, और वो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। मैं एस्कॉर्ट का मान के चलूँगा कि आप एस्कॉर्ट का कर सकते हैं। एक बार ये करके देखिए, पहला ट्रेड है। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आप हमें शेयर जरूर करिएगा, और इसको हर बार यूज़ करिएगा। कम से कम 21 ट्रेडिंग सेशन इसको यूज़ करिए। मैंने 21 ट्रेडिंग सेशन मतलब 1 मंथ का होगा तो पूरा 1 मंथ का चलेगा तो 21 महीना हो जाएगा, है ना। यानी 1 साल तक आप कंटिन्यू इसको यूज़ करिए फिर, और उसके रिजल्ट प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देखिए। इससे आप जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे ना, आपका डेरिवेटिव सेगमेंट में सारा क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। बिल्कुल करिए, अप्लाई करिए, बिल्कुल। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है
वीके खत्री साहब का, ये कह रहे हैं कि ज़ेरोधा में पीओ की जगह टीपी यूज़ करता हूँ। कोई बात नहीं। अब अगर मैं किसी स्टॉक का कॉल सेल करता हूँ, देखिए मैंने आपको 1000 बार कहा है, जब आप सेल करते हैं ना, बाय करने में हमेशा प्रीमियम लगता है। आप इस बात को नहीं समझना चाहते या सुनना नहीं चाहते, बाय करने के लिए सिर्फ प्रीमियम लगता है, लेकिन जब सेल करते हैं ना सर किसी चीज़ को, तो पूरा पैसा लगता है, पूरा टोटल मनी लगता है, टोटल मनी। तो इसका मतलब जब तक आपके अकाउंट में टोटल मनी नहीं होगा, टोटल पैसा नहीं होगा, आप उसको सेल नहीं कर सकते। अब आप कहते हैं कि आपको लॉस हो गया, तो क्या वो पीओ नहीं दिया तो वो काट लेगा? अरे सर, वो जब आप बिना पूरा पैसा रखे सेल कर ही नहीं सकते, तो फिर अब बात ही खत्म हो गया। तो अगर आपने वहाँ पूरा पैसा रखा है तभी आप सेल कर सकते, जब पूरा पैसा रखा है तो ऑलरेडी कट गया ना सर, फिर वहाँ पे लॉस होने पर। समझ रहे हैं ना सर इस बात को, चाहे आप टिपिन दें कि टिपिन ना दें, सेल में हमेशा पूरा पैसा लगता है, इस बात को याद रखिएगा। बाय में सिर्फ मार्जिन लगता है, प्रीमियम। बाय में क्या लगता है? सिर्फ प्रीमियम लगता है। आगे बढ़ूंगा। यशवंत राव जी का अगला सवाल है पुणे से। टाटा स्टील 20 शेयर को बाय किया 1210 पर। सर टाटा स्टील का 1100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1100 का एसएल लगाइए टाटा स्टील में। अगर ये 1100 एसएल कट गए तो ये 1080 तक नीचे आ सकता है, 1050 तक भी आ सकता है। अगर बाउंस करना है तो यही लेवल सही है, इसलिए आप 1100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर। इस 1100 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो, और अगर 1100 से बाउंस कर गया तो अच्छी बात है। अगला सवाल बढ़ूंगा। और सुधीर कुमार जी ने पटना बिहार से लिखा है कि मैंने इन सब शेयर में पोजीशन लिया है। ओके, मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। आपको वहां पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल देता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इनका सुधीर जी का सवाल है कि सब में पोजीशन लिया हुआ है, हॉराइजन 1 से 2 महीने का है, काइंडली इनका टारगेट और एसएल बता दिए। तो देखिए सर, कोठारी पेट्रोकेम का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कॉल, खेतान केमिकल का ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो जिसका मैंने दिया हुआ है सर उसका क्या फ़ायदा बता के, ठीक है। बर्गर किंग ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, सारे कॉल ये मैंने दिए। जस्ट डायल ऑलरेडी टारगेट हो गए इसके। तो अब आलोक इंडस्ट्री ये इसको देख लेते हैं। हालांकि फिर से मैं बता देता हूँ, कोठारी पेट्रोकेमिकल आपने 45 रुपये 85 पैसे राउंड नंबर पकड़ के चले तो 46 पे लिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कोठारी पेट्रो को, एक एक करके देख ही लेते हैं आपका। चलिए मैं सारे कॉल लगभग मैंने दे दिया है सर, लेकिन नहीं देखते होंगे आप लोग, उम्मीद है। तो आपने 45 रुपये पे लिया। स्टॉप लॉस सर आपको लगा के चलना होगा 38 रुपीज़ का। 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए कोठारी पेट्रो में। 44 के ऊपर जाएगा, देन 48 से 52 तक का दोबारा टारगेट आपको दिखा सकता है। भेल को क्यों उंगली कर रहे हैं? भेल को पकड़ के रखिए सर, भेल को आगे के लिए भी पकड़ के रखिए, कोई टेंशन नहीं। 69 70 के आसपास लिया है, भेल को लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखिए। एक बार ब्रेकआउट आ गया अगर ये 80 78 79 का ना, तो आप 85 तक के टारगेट बना के ले सकते हैं। 66 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए फिलहाल भेल में। और भेल के बाद जो है सवाल है खेतान केमिकल, वो तो मैंने दिया हुआ है सर, अभी रिसेंटली ही दिया था खेतान में। इतना जल्दी परेशान होने की क्या बात है इसमें? बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 32 का स्टॉप लॉस लगाइए, 30 से 32 का। 36 को ब्रेक करेगा तो 40 तक के टारगेट आपको खेतान में मिलेंगे, और भी बड़े टारगेट आएंगे क्योंकि ये मानसून से रिलेटेड है। फ्यूचर कंज्यूमर में ट्रैक नहीं करता सर, आप ये सब चिरकुट स्टॉक्स को पकड़ के आपने बैठा, ये मुझे पसंद ही नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है, ये न्यू केस चल रहा है इसमें सर, वो किशोर बयानी और अमेजन का, रिलायंस का कुछ लोचा चल रहा है। आपने लिया है कि छोटे प्राइस का स्टॉक है, तो ये सोच के अगर लिया है तो तब होल्ड करिए। स्टॉप लॉस जीरो रखिए, जीरो, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाइए इसमें, जीरो रहेगा क्योंकि 7 रुपये का बेचारा स्टॉक है। एक बार 8 का ब्रेकआउट आएगा तो 10 तक जाने के चांसेस बनेगा फ्यूचर कंज्यूमर में। जस्ट डायल सर ये तो शानदार गया, एक ही दिन में टारगेट आ गया जस्ट डायल में। अब इसमें क्या चाहिए? आपने 785 पे लिया है, 785 हाँ, और 798 के आसपास की क्लोजिंग है, 800 के आसपास 15 पॉइंट आप प्रॉफिट में। दोबारा से इसको ब्रेकआउट चाहिए 830 रुपये का, देन ये 880 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। स्टॉप लॉस लगेगा 760 रुपये का जस्ट डायल में। आलोक इंडस्ट्रीज लंबे समय के लिए रखिए, आलोक को छोटा टाइम के लिए मत रखिए। 21 रुपये का बेचारा स्टॉक ऐसे ही है, वो अपने जगह पर है ना। आलोक अगर 23 को ब्रेक करेगा, 22 से 23 को, देन नया टारगेट 26 तक के, 25 से 26 का बनेगा। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 18 रुपये का लगा के चलना पड़ेगा। IRFC लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कम से कम 1 साल तो जरूर रखिए, बेचारा सरकारी स्टॉक है, धीरे धीरे चलेगा, इसलिए आप 1 साल का व्यू रखिए। छोटा टर्म के लिए 1 से 2 महीने में इसमें कुछ नहीं होना है। बर्गर किंग, हाँ बर्गर किंग नजर रखिए। बर्गर किंग के टारगेट भी मेरे बहुत तेजी से आए, ब्रेकआउट आया और मस्त टारगेट देके गया है बर्गर किंग, यहीं पर से 130-32 के आसपास दिया था, शानदार प्रॉफिट आया। अभी देखिए आपने 141 पर बर्गर किंग लिया हुआ है, कोई बात नहीं, 141 पे लिया, 45 पे चल रहा है, 40 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 150 के ऊपर निकलेगा तो 160 से 70 तक के टारगेट बर्गर किंग दोबारा से आपको दिखाएगा। IRFC और आलोक इंडस्ट्रीज ये सब आपको लंबे समय के लिए रखिए। और जस्ट डायल ये फ्यूचर कंज्यूमर
आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक वाला स्टॉक है, इसलिए 8 रुपये का ब्रेकआउट चाहिए तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और लिख रहे हैं मुरलीधरन जी का सवाल है चेन्नई से। आई विश टू बाय टाटा मोटर्स फॉर ए पीरियड 2 मंथ। 2 मंथ के लिए टाटा मोटर्स को लेना चाह रहे हैं, बढ़िया है। नाउ ट्रेडिंग इट 313, 313 पे ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंट हाई 335 है। इज दिस द राइट टाइम टू इंटर और वेट फॉर सम लो लेवल? थोड़ा वेट कर लीजिए करेक्शन का, ये बढ़िया रहेगा। थोड़ा करेक्शन का आप टाटा मोटर्स में वेट करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोटर काफ़ी खिंचा गया है, स्ट्रेच उसमें आ गया। लेकिन फिर भी आपको अगर लेना है तो मैं लेवल एक बार चेक कर देता हूँ आपके लिए। टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स 312 के आसपास चल रहा है। एक बार देखिए, अगर ये नीचे के लेवल अगर 280 270 के आसपास मिले तब तो मज़ा आ जाए, फिर तो मज़ा आ जाए। अगर 270 280 के आसपास मिले तो मज़ा आ जाए। अगर नहीं आता वहाँ पर और 320 को वो ऊपर ब्रेक कर जाता है तब फिर ठीक है, आप वहाँ पे भी ले सकते हैं 340 360 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स को। आगे बढ़ूंगा और ये सवालों का सिलसिला को ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये अंतिम सवाल था, अब कोई सवाल नहीं है। और आपके सवाल मेरे जवाब का ये 117वां एपिसोड था दोस्तों। तो ये 117वां एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का, जो कि 22 मई को स्टार्ट हुआ था, वो सीरीज समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट सैटरडे का आप वेट करें। जिन लोगों ने सवाल नहीं भेज पाए, जिनके सवाल रिजेक्ट हो गए, वो अगले सैटरडे का वेट करेंगे। फिर वो अगले सैटरडे को सवाल भेजेंगे प्रॉपर रूल के हिसाब से, तो उनके सवाल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये सीरीज आपको पसंद आता है तो कमेंट देना बिल्कुल ना भूलिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।